इस वीडियो के द्वारा मैं झारखंड उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस आदरणीय चीफ जस्टिस का ध्यान सिविल कोर्ट में ऑर्डर पास करने के दौरान की जाने वाली विसंगतियों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो एक स्पेशल एक्ट है 2005 में इसीलिए लाया गया था कि 498A जिसके द्वारा वोमेन मैट्रिमोनियल हाउस में सुरक्षित नहीं रह पाती थी तो केस करती थी, जिससे कटुता उत्पन्न हो जाता था हस्बैंड और वाइफ में, और इससे डिवोर्स के केसेस बढ़ने लगते थे, साथ रहने की संभावना समाप्त हो जाती थी। इसको ध्यान में रखते हुए एक एक्ट लाया गया, स्पेशल एक्ट एग्रेव्ड वोमेन के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ताकि वोमेन को सिविल रेमेडी मिले। और इसमें इस बात पर ही सबसे ज्यादा जोर दिया गया कि किसी भी एग्रेव्ड वोमेन को उसके शेयर्ड हाउस होल्ड से जिसमें वो रहते आई है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑनरशिप, उस पर ऑनरशिप किसी का हो, अगर वो डोमेस्टिक रिलेशन में रहते आई है तो उससे बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाए, बिना किसी कोर्ट के ऑर्डर के उस घर से निष्कासित न किया जाए, चाहे बहाना कुछ भी हो। किसी न किसी बहाने से इस एक्ट के लाने के पूर्व एग्रीव्ड वोमेन को निकाल दिया जाता था घर से, और कहा जाता था कि यह घर तुम्हारा नहीं है। इसीलिए सेक्शन 17(1) और 2 के द्वारा एक ऐसा प्रावधान लाया गया कि इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑनरशिप, अगर कोई डोमेस्टिक रिलेशन में रहती आई है कोई वोमेन, यदि बहू भी मैट्रिमोनियल हाउस में रहते आई है या रही है या उस घर से उसकी शादी हुई है, तो ऑनरशिप किसी का भी हो शेयर्ड हाउस होल्ड से, बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाए, किसी अन्य बहाने से उसे निकाला नहीं जा सकता है। और अगर ऐसा निकाला जाएगा तो यह रिस्पोंडेंट के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस माना जाएगा, और 17(1) में के 17(2) के प्रोविजन में का वायोलेशन माना जाएगा। इस वायोलेशन को काफी, इस सेक्शन 17(2) के वायोलेशन को कोर्ट को काफी सीरियसली लेना चाहिए। किंतु मेरा निजी अनुभव है, मेरे अपने केस में, कि प्रोटेक्शन एग्रीव्ड वोमेन के द्वारा मांगा गया और DIR रिपोर्ट भी यह DIR रिपोर्ट से भी यह साबित होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, और एप्लीकेशन और उपलब्ध साक्ष्य भी प्राइमा फेसी ये साबित कर रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हुआ है। और 498A में भी केस चल रहा है, उसमें जो रिस्पोंडेंट हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, दोनों रिस्पोंडेंट चार्जशीटेड हैं, फिर भी कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं दिया गया कोर्ट के द्वारा। सेक्शन 23(1) और 2 में यह प्रावधान है कि यदि प्राइमा फेसी यह साबित हो जाए कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है या होने की संभावना है, तो सिर्फ प्राइमा फेसी अगर यह साबित हो जाता है तो रिस्पोंडेंट को रिस्ट्रेन किया जाएगा और एग्रीव्ड वोमेन को सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। किंतु इस प्रावधान का खुल्ला उल्लंघन हो रहा है। 3 वर्ष 2 वर्ष लग जा रहे हैं इंतरिम ऑर्डर, प्रोटेक्शन ऑर्डर पास करने में।
ये किसी भी कोर्ट का ये दायित्व है कि जो एक्ट के द्वारा प्रोविजन लाया गया है उसको लागू किया जाए। तो प्राइमा फेसी होने के बावजूद, प्राइमा फेसी डोमेस्टिक वायलेंस का साबित होने के बावजूद रोविंग इंक्वायरी की जा रही है। ऑनरशिप किसका है इसकी इंक्वायरी की जा रही है, जबकि 716(2) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑनरशिप राइट टू रिजाइड दिया जाना चाहिए। और इंटरिम स्टेज में इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर देने के लिए तो यह निश्चित रूप से रोबिंग इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, ऑनरशिप के बारे में विचार नहीं किया जाना चाहिए। किंतु ऐसा किया जा रहा है और इस एक्ट को इंटरिम प्रोटेक्शन देने में 2-2, 3-3 वर्ष लगा दिया गया है और इस एक्ट को ही फ्रस्ट्रेट कर दिया गया है। जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शनल कोर्ट इतना लंबा समय लेता है और फैमिली कोर्ट में यदि कोई केस पेंडिंग है तो सेक्शन 26 में यह प्रावधान है कि अदर देन जुरिस्डिक्शनल कोर्ट, यदि कहीं एग्रीव्ड वुमेन का हित प्रभावित हो रहा है किसी अन्य केस में, तो जो फैमिली कोर्ट में लंबित हो तो वहां भी 26 के तहत पिटीशन दे सकती है कि हमारा यह हित प्रभावित हो सकता है, इसलिए कोई ऑर्डर पास करने से पूर्व हमारे हित को सुरक्षित किया जाए। किंतु फैमिली कोर्ट भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अनुसार आदेश पारित नहीं करती है और कहती है कि अभी इमेच्योर स्टेज है। लाख प्रोटेक्शन मांगने के बावजूद कि हमको कभी भी निकाला जा सकता है, हमको धमकी दिया जा रहा है, डीआईआर रिपोर्ट दिखाया जा रहा है, डीआईआर रिपोर्ट भी कहता है कि हाँ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो रहा है, फिर भी न जुरिस्डिक्शनल कोर्ट कोई ऑर्डर पास करता है और फैमिली कोर्ट कहता है कि इमेच्योर स्टेज है। पुनः हमको ऐसी स्थिति में एग्रीव्ड वुमेन को निकाल दिया जाता है घर से। निकालने के बाद जब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शनल कोर्ट में जाया जाता है कि हमको निकाल दिया गया और इसके निकालने के लिए हमको स्ट्रैंगुलेट किया गया और 307 में हमने केस भी दर्ज किया, लेकिन एक फॉल्स केस हमारे ऊपर भी दर्ज कर दिया गया और मैं अब कंपेल हो गई हूं घर से बाहर रहने के लिए। इसलिए हमारे 17(2) में जो वायलेशन हुआ है तो 17(1) में जो हमारा राइट टू रिजाइड का अधिकार है उसको रिस्टोर किया जाए। क्योंकि मैं पहले से ही प्रोटेक्शन मांग रही थी कि एप्रीहेंशन है, हमको घर से कभी भी निकाला जा सकता है और ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द पिटीशन मुझे घर से एग्रीव्ड वुमेन को घर से निकाल दिया गया। इसलिए हमारे राइट को रिस्टोर किया जाए। तो प्राइमा फेसी साबित हो जाने के बावजूद डीआईआर रिपोर्ट पर को कंसीडर किया गया है, ऐसा ऑर्डर में कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ और ट्रायल कोर्ट के द्वारा लिख दिया गया कि न डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है न होने की संभावना है। यह एक्ट ही कहता है कि यदि डीआईआर रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा रिसीव किया गया है तो डीआईआर रिपोर्ट कंसीडर किया गया है, ऑर्डर पास करते समय ऐसा रिफ्लेक्ट होना चाहिए। किंतु डीआईआर रिपोर्ट के बिना कोई चर्चा किए, डीआईआर रिपोर्ट के बारे में कोई चर्चा किए बिना आदेश पारित कर दिया गया। यह मनमाना आदेश, अनरीजनेबल आदेश है जो रिकॉर्ड की पूरी तरह समीक्षा करने के बाद ही पता चलेगा और हमें भी एग्रीव्ड वुमेन को भी उसमें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा कि कहां पर अनरीजनेबल आदेश पारित किया गया है। और फैमिली कोर्ट में पुनः जाने पर कि हमको निकाल दिया गया, हमारे राइट को रिस्टोर किया जाए, हमने ऐसा दिया था तो कहा गया था कि इमेच्योर स्टेज है, तो पुनः फैमिली कोर्ट ऑर्डर पास करता है कि अगर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शनल कोर्ट में पिटीशन लंबित है तो फैमिली कोर्ट को में सिमुल्टेनियस प्रोसीडिंग नहीं चल सकता है।
जबकि एक्ट ही कहता है कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शनल कोर्ट में लंबित है और अन्य कहीं किसी कोर्ट में, आइदर फैमिली कोर्ट, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग लंबित है और वहां एग्रीव्ड वुमेन का हित प्रभावित हो रहा है, तो वहां एप्लीकेशन 26 सेक्शन 26 के तहत दिया जा सकता है। और यदि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शनल कोर्ट के अलावा किसी कोर्ट के द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शनल कोर्ट को ऐसी सूचना दी जानी चाहिए कि यह रिलीफ हमें प्राप्त हो गया। यह प्रावधान ही बताता है कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शनल कोर्ट में पिटीशन लंबित रहने के बावजूद फैमिली कोर्ट और किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग या सिविल प्रोसीडिंग में रिलीफ के लिए आवेदन दिया जा सकता है। और वो कोर्ट जहां ये प्रोसीडिंग के लिए आवेदन 26 के तहत दिया गया है, अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके स्वतंत्र रूप से विचार करके और एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास कर सकते हैं। तो पहली बार तो कहा गया इमेच्योर स्टेज है फैमिली कोर्ट के द्वारा, दूसरी बार कहा गया कि पिटीशन वहां लंबित है तब किसी न किसी बहाने से, और तीसरी बार जब मांगा गया कि इशू में शामिल किया जाए कि हमारे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, 26 के तहत हमने आवेदन दिया था और इंतरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर हमें नहीं दिया गया, तो इशू में भी शामिल नहीं किया गया। उसके लिए भी अनेक बहाने बनाए गए, जबकि अपने सभी पिटीशन के पक्ष में एपेक्स कोर्ट के सभी निर्णय दिए गए। ज्यूरिसडिक्शनल कोर्ट के आदेश का भी जब अपील में गया तो अपील में यह इशू ही नहीं बनाया गया कि प्राइमा फेसी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो रहा था कि नहीं, यदि हो रहा था तो आदेश पारित किया जाना चाहिए कि नहीं, ऐसा इशू ही नहीं बनाया गया और अनरीजनेबल आदेश पारित किया गया बिना किसी इशू को तय किए हुए कि हां ट्रायल कोर्ट ने प्राइमा फेसी अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था इस बात का निर्णय किया कि नहीं किया और किया जाना चाहिए कि नहीं, और हो रहा था तो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए कि नहीं। इस प्रकार डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को सिविल कोर्ट रांची के द्वारा ठीक ढंग से डील नहीं किया जा रहा है। इसके कारण जो भी हो, लेकिन अनरीजनेबल और अनलॉफुल आदेश पारित किया जा रहा है, तो रांची उच्च न्यायालय का ध्यान हम आकृष्ट करना चाहते हैं कि यथाशीघ्र इंस्पेक्टिंग जज के द्वारा मुझसे भी मैं भी उपस्थित रहूंगा यदि ऐसी आवश्यकता महसूस हुई तो, और मैं बताऊंगा कि किस किस ऑर्डर में इस तरह का हुआ है। और आगे भी अभी फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है, कंपेल किया जा रहा है कि आप बार बार हाई कोर्ट जाइए छोटी छोटी मैटर पर हाई कोर्ट जाने के लिए, जबकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में बार बार हाई कोर्ट न जाना पड़े, इसीलिए इंटरिम प्रोटेक्शन देने का प्रावधान किया गया कि प्राइमा फेसी भी हो रहा है तो इंटरिम प्रोटेक्शन दिया जाए। लेकिन कंपेल किया जा रहा है और जरा भी जज में ये सेंटिमेंट नहीं है कि एग्रीव्ड वुमेन को हम कंपेल ना करें कि वो हर आदेश को हाई कोर्ट कर जाए। यदि हमको जाना पड़े तो हमको 5 आदेश को चैलेंज करना पड़ेगा हाई कोर्ट में। तो या तो इंस्पेक्शन का जज, यहां के जज, सिविल कोर्ट के जज और मजिस्ट्रेट को इंस्पेक्शन का डर ही समाप्त हो गया है कि हम कोई भी आदेश पारित करेंगे, अनलॉफुल आदेश पारित करेंगे तो ये इसके खिलाफ ऊपर जाएं, और बोलते भी हैं कि आप यदि संतुष्ट नहीं है तो ऊपर जाइए, फिर हमारे पास क्यों ऐसा दलील देते हैं। तो इस प्रकार कंपेल किया जा रहा है कि हर ऑर्डर के लिए हाई कोर्ट जाएं, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस अपेक्षा के साथ यह शूट कर रहा हूं कि हाई कोर्ट इस पर ध्यान देगा। झारखंड उच्च न्यायालय और रांची कोर्ट में इस तरह की बात हो रही है।